हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं यानी कि साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स यानी कि विशेषताएं का मतलब होता है कि जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम आखिरकार किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी एक्ट अगर आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि उस एक्ट में प्रोविजंस क्या क्या दिए गए हैं। तो आज हम ना पूरे पॉलिटी के यानी कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर टॉपिक है, ठीक है, जो हमारी मेन विशेषताएं हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। ठीक है, फर्स्ट में आज मैं कुछ साइलेंट फीचर्स आपको पढ़ाऊंगी एंड नेक्स्ट जो वीडियो होगी जो और साइलेंट फीचर्स रहेंगे वो एंड उसके क्वेश्चंस दोनों एक साथ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट है आपका, फर्स्ट है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, वर्ल्ड में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है, इंडिया का ही है। ठीक है, तो जो संविधान है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, कौन सा? फर्स्ट आपका रिटन होता है एंड सेकंड आपका अनरिटन होता है। फर्स्ट जो सबसे पहले अगर लिखित संविधान था वो अमेरिका का है। फर्स्ट जो संविधान अमेरिका का है उसमें आपके 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में तो देखिएगा भारत का सबसे लंबा संविधान, इसमें जो कुछ प्रोविजंस क्या क्या उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा ओरिजिनली जो 1949 में हमारा जब संविधान बना था इसमें एक प्रियम्बल ली गई थी। 395 आर्टिकल्स हैं, 212 पार्ट्स हैं एंड 8 शेड्यूल्स थी ओरिजिनली। ठीक है, लेकिन उसमें अब कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, पार्ट्स में इन सब में हुए। तो देखिएगा अब जो है हमारा प्रेजेंटली क्या है, आर्टिकल प्रियम्बल तो है ही आर्टिकल 395 है, इसमें अमेंडेड हुए हैं ABC करके, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं लेकिन ओरिजिनल 395 हैं। पार्ट 22 हो चुके हैं एंड शेड्यूल्स हमारी बढ़ करके 22 हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो हम देखेंगे कि आखिरकार हमें इस इतने मतलब अपने संविधान को इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी। तो इसके बहुत सारे रीजंस है, सिर्फ एक रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है ज्योग्राफिकली। क्या? ज्योग्राफिकली, क्योंकि एक जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशंस नहीं है, सबकी अलग अलग है, तो उसी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को बनाया गया है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि एक चीज़ पर फोकस करते दूसरी चीज़ छोड़ देते, ऐसा नहीं था। तो हमारे जो जिन्होंने संविधान बनाया है उन्होंने इन चीज़ पर ध्यान दिया है कि हम अपने भारत में वो सभी प्रोविजंस को अप्लाई करें जो सब पर अप्लाई हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक पर या एक ग्रुप ऑफ पर्सनस पर ही अप्लाई हो, ऐसे नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि आप सबको पता ही है कि हमारे देश में क्या है, डाइवर्सिटीज हैं। ठीक है, डाइवर्सिटीज है एंड नेक्स्ट हम हिस्टोरिकल रीजन है इसमें, क्योंकि भारत शासन अधिनियम से सबसे ज्यादा पोर्शन लिया गया था। ठीक है, हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ा भी था लास्ट वाली वीडियो में। एंड हमारा एक संविधान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनियन का अलग संविधान होगा, स्टेट्स का अलग होगा, नहीं, हमारा एक ही संविधान है। ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है तो प्रोविजन सभी भी लाने थे, इसलिए ये बड़ा हुआ है, इतना बड़ा बना है ये। ठीक है, और इसमें अभी भी अमेंडमेंट्स होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड जब हमारे संविधान को बनाया जा रहा था उसमें जो डोमिनेंस था ना वो लीगल न्यूमिनरीज था। तो लीगल न्यूमिनरीज का था क्योंकि उनको नए नए प्रोविजन जो जरूरत के लग रहे थे उन्होंने वो सब चीजें इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की थी। तो डोमिनेंस ऑफ लीगल न्यूमिनरीज मतलब संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का ही प्रभुत्व था। ठीक है, इस वजह से ये बड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमारा एक साइलेंट फीचर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। देखिएगा ऐसा भी नहीं है हमारे भारत में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है ऐसा नहीं है कि जब मन करे तब उसमें अमेंडमेंट कर दे या जो चीज का मन करे उसमें अमेंडमेंट कर दे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो रही है और उस रिक्वायरमेंट होने के बावजूद हम उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इसको बोला गया कि ना तो ये पूर्ण रूप से रिजिड है और ना ही पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल है। इसको हम बोलते हैं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। पढ़ाऊंगी आगे की चीज डिस्कस करेंगे। देखिएगा पहली बात करेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है, हम बात करेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की, कठोर या अनम्य के बारे में बात करते हैं। देखिएगा
जो कठोर सब मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है या कठोर संविधान होता है, उसमें अमेंडमेंट्स की अगर प्रोसीजर रिजिड दी गई है तो उसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर मतलब एक स्पेशल प्रक्रिया या विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसमें आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते कि रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, जो हमारे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक स्पेशल प्रोसीजर की आवश्यकता होती है। ठीक है, संशोधन के लिए विशेष प्रकार की आवश्यकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजिड, तो इसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे। देखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप उसको नॉर्मली ऐसे ही ऑर्डिनरी लॉ की तरह अमेंड कर सकते हैं। तो देखिएगा, ऐसा ये है आपका कि अमेंडेड इन द सेम मैनर एज द ऑर्डिनरी लॉ, कि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसी कि किसी आम कानूनों को बनाने के लिए होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा बिल्कुल फ्लेक्सिबल है कि आम कानूनों की तरह इसको बनाया जाए, ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है हमारे इसको, कि ये ना तो एक तरीके से क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नीदर रिजिड और नॉट फ्लेक्सिबल, ना तो पूर्ण रूप से रिजिड है कि कोई अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता, और ना ही ऐसा है कि फ्लेक्सिबल है, ठीक है, कि जब मन करे तब इसमें अमेंडमेंट कर दे, ऐसा भी नहीं है। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस ऑफ बोथ, किसका, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल का। तो ठीक है, हमने भी ये पढ़ी, दो विशेषताएं पढ़ ली हैं। सबसे पहली बात लेंथीएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा कि ये ना तो रिजिड है और ना ही ये फ्लेक्सिबल है, दोनों का सिंथेसिस है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। देखिएगा, जो हमारा संविधान है उसमें जो व्यवस्था दी गई है उसमें हम बोलते हैं कि जो हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी बायस है, बायस की ओर है, यानी कि एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे इसको समझने के लिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार एकात्मक संविधान के क्या लक्षण होते हैं और संघीय संविधान के क्या लक्षण होते हैं। पहले हम इनको डिस्कस करेंगे कि करके, फिर तब आप अच्छे से समझ जाओगे कि हमारे यहाँ पर दोनों में से एक की मेजोरिटी नहीं है कि नहीं हाँ ये ही है, दोनों का मिला जुला रूप है। एक एक को करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स ऑफ द फेडरल, एंड इधर हमारा है एकात्मक लक्षण, यानी कि यूनिटरी या नॉन फेडरल फीचर्स उसको बोलते हैं। देखिएगा, संघीय क्यों है हमारा संविधान, इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि टू गवर्नमेंट्स, यस हमारे यहाँ पर टू गवर्नमेंट्स होती है, टू गवर्नमेंट्स यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। तो एक पॉइंट तो इसमें लेकर चल सकते हैं कि हाँ ये हमारे क्या है। पहले हम बात करेंगे सारे संघीय लक्षण की, ठीक है, देन हम उसके बाद बात करेंगे एकात्मक यूनिटरी की, ठीक है। तो टू गवर्नमेंट्स बिल्कुल ठीक है, यूनियन स्टेट्स में हमारे यहाँ पर होती है, यस। पावर का भी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ पावर दिया गया है, एक पावर सब पर नहीं है, अलग अलग दिए गई हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हमारे यहाँ पर, अभी मैंने आपको विशेषता पढ़ाई थी ये कि जो भारत का संविधान है वो कैसा है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है, ये भी अप्लाई होता है। देन नेक्स्ट पढ़ेंगे फोर्थ कि संविधान की सर्वोच्चता, यस सुप्रीमेसी है हमारे यहाँ पर संविधान की, संविधान से ऊपर और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रोविजन भी हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है। एंड ये पॉइंट डिफरेंशिएट करता है मेन इसको, जो पूर्ण रूप से फेडरल नहीं बनाता है हमारे संविधान को, ठीक है। देखिएगा कि संविधान की कठोरता नहीं, हमारे यहाँ पर सिर्फ कठोरता नहीं है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले प्रोविजन, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिजिड भी है एंड फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजिड है, फ्लेक्सिबल भी है। तो इसीलिए पूर्ण रूप से हम फीचर्स ऑफ फेडरल में नहीं आता है हमारा संविधान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका, यस ये प्रोविजन हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे अब इसका ये एंड बाइकैमरलिज्म भी है हमारे यहाँ पर अप्लाई होता है इंडियंस में। तो सिर्फ एक ये रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ करके जितने भी प्रोविजंस हैं ये आपके संघात्मक है, ये हमारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि जब हमारे यहाँ पर इतने सारे अप्लाई होते हैं लेकिन फिर भी हमने ये बात क्यों बोली कि हमारे यहाँ पर एकात्मक की ओर झुकाव होता है इसका, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ।
देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स किसकी, अब हम बात करने वाले हैं यूनिटरी की। ठीक है, एकात्मक लक्षण क्या क्या दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट फीचर है इसका स्ट्रॉन्ग सेंटर। हमारे यहाँ पर चाहे स्टेट्स इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हैं, बट जो मेन मेजोरिटी है ना, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वो सेंटर ही है। ठीक है, सेंटर ही है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं है कि आपका यूनियन का अलग होगा और स्टेट का अलग होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही है, चाहे वो सेंटर हो स्टेट हो, सब इसी से गवर्न होंगे। इसीलिए यहाँ यूनिटरी यानी कि एकात्मक लक्षण की ओर झुकाव हम मानते हैं। देन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर कि अगर हम यूपी के हैं तो यूपी की नागरिकता मिलेगी, हरियाणा के तो हरियाणा की, ऐसा नहीं है। स्टेट वाइज सिटीजनशिप हमारे यहाँ पर नहीं मिलती है, एक सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। हम कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो बट हम कहलाए जाएंगे भारत के नागरिक। ओके, नेक्स्ट देखेंगे संविधान का लचीलापन। अभी मैंने उसमें पढ़ाया था रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इसीलिए है कि अब फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि हम अमेंडमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए क्या है आपका, हम यूनिटरी फीचर्स में अप्लाई करते हैं इसको। एंड एक है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत मतलब ऐसा नहीं है कि अब सेंड मतलब 3-4 सुप्रीम कोर्ट हो, ऐसा नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट है उसी से हमें गवर्न होना है, जैसे कि स्टेट है उसमें अपना हाई कोर्ट है उससे गवर्न होना है। ठीक है, यानी कि एकीकृत है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट उसमें आपको अलग अलग कोर्ट्स मिलेंगी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ऐसा नहीं है। एकीकृत है और उसी से सब गवर्न होते हैं, अलग से नहीं गवर्न होते। एंड नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, गवर्नर्स का, वो कौन करता है? गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट सेंट्रल करता है। ठीक है, और हेड कौन होता है उसमें, स्टेट में गवर्नर होता है। जब स्टेट का हेड जिसका अपॉइंटमेंट सेंटर कर रही है तो वो एक तरीके से यूनिटरी फीचर्स की ओर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का मेन फीचर्स है ही। एंड नेक्स्ट देखेंगे आपका इमरजेंसी प्रोविजन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपका इमरजेंसी। ठीक है, देखिएगा, जब इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, अब जितनी भी स्टेट, जहां जिस चाहे स्टेट में हो या ऑल ओवर इंडिया भी इमरजेंसी लगी हो, तो सारी की सारी पावर किसके हाथ में आ जाती है, सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। ओके, तो वो यूनिटरी फीचर्स में पहुंच जाता है। देखिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम, जो हम फेडरल वर्ड पढ़ रहे हैं बार बार, क्या ये कहीं पर डिफाइन है? तो जो ये फेडरेशन है ना, ये फेडरल वर्ड हमारा कहीं पर भी यूज नहीं है, डिफाइन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, हम इसकी सेंस कहाँ से लगाते हैं उन सब चीजों को हम देखते हैं यहाँ पे। आर्टिकल 1 जो है हमारा, वो बात करता है कि जो हमारा राज्य होंगे ना, वो यूनियन होंगे, किसके, मतलब यूनियन में, संघ में होंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हम आर्टिकल 1 में पढ़ते ही हैं। क्यों, अब देखेंगे इसके बारे में, 2 बात बताती हूँ। देखिएगा, जो हमारे जो भारतीय राज्यों का जो संघ है ना, वो किसी एग्रीमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि भारतीय संघ राज्यों के बीच में किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, हम किसी एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं कि कोई एग्रीमेंट हो गया है उससे जुड़े हुए हैं तो जब हमारा एग्रीमेंट खत्म स्टेट अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जुड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है कि जब एग्रीमेंट खत्म हो तब अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, बाय द स्टेट। ये वाली बात जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे नेक्स्ट लिखी हुई है कि नो स्टेट हैज द राइट टू, नो स्टेट हैज राइट टू सक्सीड फ्रॉम द फेडरेशन। किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ऐसे अधिकार होता तो फिर कोई भी अब तक अलग हो जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम 3-4 नामों से जानते हैं, और जो आपके पीटी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे चलेगा कि किसने ये बात बोली है, उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम बात करें, पहला है आपका फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जो अभी मैंने आपको सारे फीचर्स बताए, देखने में तो फेडरल लगता है, लेकिन आखिरकार उसका पूरा परफॉर्मा देखें और तो वो यूनिटरी की तरफ ज्यादा झुकाव करता है। इसी बात को एकात्मक की भावना में संघ का एक तरीके से संघ की उसमें है कि फेडरेशन इन फॉर्म
बट यूनिटरी इन स्पिरिट, एकात्मक तो भावना में है लेकिन मेन वो संघ में ही है। ठीक है, ये हमारा केसी वियर ने बोला था। इसको हम क्वासी फेडरल के नाम से भी जानते हैं और क्वासी फेडरल पे क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे मॉरिस जॉनसन ने क्या बोला है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। और ये इन सब पे 4 पॉइंट जो है मैं आपको बता रही हूँ, इन पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला, ये आपका ऑस्टिन ने बोला। एंड फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये आपका आइवर जेनिंग्स ने बोला। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस बने हुए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये हमने पढ़ लिया है आपका यूनिटरी एंड आपका फेडरल सिस्टम्स के क्या फीचर्स हैं, किस पे किस तरीके के कोई पॉइंट्स पूछे जाते हैं, वो हमने अभी डिस्कस किया है। चलिएगा नेक्स्ट चलेंगे हम कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट की फॉर्म कैसी है, प्रेसिडेंशियल है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो देखिएगा हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि ये सारे फीचर्स कहाँ पे लिए गए हैं। आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि जो आज मैं विशेषताएं पढ़ा रही हूँ कि कौन सा फीचर्स कहाँ से लिया गया है। ठीक है, देखिएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है। इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं, जैसे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट, मंत्रिमंडलीय सरकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट ओनली एट द सेंटर बट ऑल्सो इन द स्टेट्स। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो हमारा सेंटर में ही है, बल्कि वो स्टेट में भी अप्लाई होता है। दोनों जगह हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ही अप्लाई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जब हम बात करें कि हमारी जो ये है सरकार वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो आखिरकार क्यों है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो भी तो हमें पता होने चाहिए ना। तो चलिए अब हम एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहला मोस्ट, आप भी देखना कि क्यों है, क्या ये वास्तव में ये फीचर्स हमारे यहाँ अप्लाई होते हैं। अगर अप्लाई होते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अदरवाइज तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। देखिएगा हमारे यहाँ पर दोनों ही होते हैं। आप मुझे बताएंगे नॉमिनल कौन हेड है हमारे यहाँ पर, ठीक है, एंड रियल कौन है। ठीक है, तो नॉमिनल होता है नाम मात्र का शासक, जिसको हम राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रियल, रियल हमारे पीएम को बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बोलते हैं, वो हमारे रियल हेड होते हैं। ठीक है, तो ये विशेषता हमारे यहाँ अप्लाई होती है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, ये फीचर्स आपको पता होने चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बात सही है, लेकिन आपसे पूछने लगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, कुछ वो बताइए इसकी फीचर्स, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारे यहाँ पर कौन रूल करती है। हमारे यहाँ पर रूल करती है मेजोरिटी, कोई भी पार्टी हुई। ठीक है, जो भी पार्टी है जिसको ज्यादा वोट मिले, ठीक है, मेजोरिटी में जो पार्टी आई उसी का शासन होगा वहां पर। ठीक है, तो बहुमत वाले दल की सत्ता होती है, तो इसलिए यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ अप्लाई होती है। अब कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। देखिएगा विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। ठीक है, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लोग अप्लाई वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। अगर किसी ने काम किया उसके लिए सभी कलेक्टिवली रूप से यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड नेक्स्ट बात करेंगे लीडरशिप किसकी होती है। तो 2 जगह हम सरकार बनाते हैं, एक सेंटर में एक स्टेट में। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा जब सेंटर में कौन होता है हेड, पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में हेड हमारे कौन होते हैं, सीएम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो ये हो गया आपको पॉइंट, ये भी अप्लाई होता है हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, बिल्कुल मेंबर्स होते हैं तभी तो वो बनते हैं वहां पे, अदरवाइज थोड़ी ना बनेंगे, नहीं बने तो उनको लेनी पड़ती है सदस्यता। ठीक है, तो मेंबरशिप होनी बहुत जरूरी होती है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा हो या अब राज्यसभा हो या हमारे एक तरीके से स्टेट में हो, उनका वहां पर विघटन नहीं होता है। सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली का ही होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होता है डिसोल्यूशन, लोकसभा का और स्टेट असेंबली का ही होता है। ठीक है, यानी कि दोनों ही हमारे किस नाम से जाने जाते हैं, लोअर हाउस से। और यहाँ पर ये अप्लाई होता है, डिसोल्यूशन होता है इनका। ठीक है, तो लोअर हाउस इसका विघटन होता है यहाँ पर। लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि जो हमने सोर्सेज लिए वो हमने एज इट इज नहीं लिए कि अगर हमने किसी सोर्स लिया उसको ऐसे अप्लाई कर लिया, नहीं, हमने उसको अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अप्लाई किया है। तो देखिएगा कुछ डिफरेंस है बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट, देखेंगे कि करके।
देखिएगा, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरेन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो इस तरीके से सोवरेन नहीं है जिस तरीके से हमारा ब्रिटिश की पार्लियामेंट है। ओके, एंड हमारे भारत में क्या होता है, इंडियन स्टेट हैज एन इलेक्टेड हेड, इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव होता है। ओके, रिपब्लिक है यहाँ पे, ना कि ब्रिटिश स्टेट की तरह हेरिडेटरी नहीं है कि जो वंशवाद चला आ रहा है उसी के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, अप्लाई किया बट अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस, ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर सिंथेसिस है पार्लियामेंट्री सोवरेन एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिएगा, पार्लियामेंट हमारे यहाँ पर एक तरीके से सोवरेन रूप में रहती है और जुडिशियल लेकिन अपना अलग सुप्रीमेसी में रहती है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड मैंने अभी आपको पढ़ाया था, एकीकृत मतलब एक, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी और के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हमारा जो रहेगा खुद की ही पावर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, किसी के कंट्रोल में रहकर हम अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टैब्लिश अ जुडिशरी सिस्टम दैट इज इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट। इंटीग्रेटेड भी होगी, ठीक है, इंटीग्रेटेड भी है और आपका इंडिपेंडेंट भी है। देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्टैंड एट द टॉप। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और कोर्ट हमारे यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लास्ट कोर्ट हमारी अगर कोई है फाइनल, वो सुप्रीम कोर्ट है, एट द टॉप है। जो कोई डिसीजन होते हैं वो सभी कोर्ट्स पर इसके बाइंडिंग्स होते हैं ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, इसलिए मैंने बताया इंटीग्रेटेड है, ठीक है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है और उसके सभी फैसले सभी मानते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर कैसी व्यवस्था हो गई, इंटीग्रेटेड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एंड फोर्स बोथ। ये हमारा सेंट्रल पे भी होता है और ये स्टेट पे भी होता है, ठीक है, कि न्यायालय का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर पर अप्लाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है आपके फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ये हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, आपको भी पता है, इसको एक एक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये हमारा पोर्शन पीटी एंड मेंस बोथ दोनों के लिए ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको पता है ये पार्ट 3 में दिए गए हैं, ठीक है, एक एक आपको याद होनी चाहिए, इनका पूरा आपको याद होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा राइट आपका आता है, ठीक है। जैसे देखेंगे हम पार्ट 3 में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, सभी सिटीजन्स को हैं, और सिटीजन्स मतलब सभी को है, यहाँ पे ऐसे नहीं कि इस धर्म के या इस जात के लोगों को ये नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, ये सभी को ही है, ऑल सिटीजन, जो भी इंडिया का सिटीजन होगा उनको, ठीक है। बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हल्का हल्का देखते हैं इनको। राइट टू इक्वलिटी मतलब कानून की नज़रों में सब इक्वल होंगे, यानी कोई किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार यहाँ पे 14 to 18 हमारा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 to 22 तक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 2324 में दिया गया है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28 तक दिया गया है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो आपका 29-30 में दिया गया है, ठीक है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है, ठीक है। देखिएगा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे तो आगे सब चीज पढ़ेंगे, क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्यों दिए गए हैं, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको। देखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर मीन्स फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। जो मौलिक अधिकार का उद्देश्य है ना, वो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर, ठीक है, जो मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ना हो तो फिर जो है आपका पार्लियामेंट कैसे भी कानून बना सकती है, उनको कोई किसी भी तरीके से वॉइड नहीं करा सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बात पढ़ते भी हैं, आर्टिकल्स में पढ़ते हैं 13 में, कि अगर कोई भी कानून, चाहे कोई भी कानून अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स के क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है या फिर उनके किसी भी तरीके के वॉयलेशंस करता है, तो हम उस हद तक उसको वॉइड डिक्लेयर करा देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या करता है, ये निरोधक की तरह काम करता है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ होगा। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर एंड आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वॉयलेशंस। 32 में हम यही बात पढ़ते हैं कि अगर जितनी फंडामेंटल राइट्स हमारे दिए गए हैं, अगर इनका कोई वॉयलेशंस होगा
तो उनको क्या किया जाएगा, कोर्ट के थ्रू एनफोर्स कराया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात होती है। लेकिन ये भी है कि ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स दे दिए तो वो अब एब्सोल्यूट ही हो गया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने अधिकारों का यूज करो, वो बात सही है, लेकिन आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अधीन रहते हुए ही करेंगे। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो फिर तो आप जबरदस्ती एनफोर्स करा देंगे उसको। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट वो भी ऐसे नहीं कि मनमानी रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती हैं। रेस्ट्रिक्शंस भी कैसी हैं, रीजनेबल है। ठीक है, जो लगे कि हाँ ये उचित है तो इसीलिए है, अदरवाइज तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जो रीजनेबल नहीं होगी तो। ठीक है, बट एक पॉइंट पढ़ते हैं कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को कभी सस्पेंड कर सकते हैं या एज इट इज हमेशा बने रहेंगे। तो चलिए इस बात को हम डिस्कस करते हैं। द कैन ऑल्सो भी सस्पेंडेड, मतलब ये सस्पेंडेड हो सकते हैं, लेकिन कब, ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, जब आपका इमरजेंसी का टाइम होगा तब। ठीक है, सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो इमरजेंसी का टाइम होगा उसमें कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्या सारी फंडामेंटल राइट्स को आप सस्पेंड कर देंगे? नहीं, 2 आर्टिकल्स हैं जो हम बात करेंगे, कौन कौन सा, 20 और 21, आप इनको सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। ये है आपका नेक्स्ट प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, जो आपका लिया गया है पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 में। ठीक है, और इसको हम बात करते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं उन्होंने इसको क्या बोला है, नोवेल फीचर्स बोला है। ठीक है, डीपीएसपी को क्या बोला है, एक अनूठी विशेषता बोला है। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ फीचर्स पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप सबसे, और उसमें मैं आपको कुछ फीचर्स जो बचे हुए हैं वो एंड कुछ चीज़ के क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको एक साथ कराऊंगी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।